माई सेल्फ कृष्णपाल सिंह। जो हमने लास्ट वीडियो था उसमें 3 मार्कर जो हैं MPPSC मुख्य परीक्षा के लिए, उनके बारे में हमने पूरी जानकारी प्राप्त की थी। मैंने बताया था उसमें 4 प्रकार, जिसमें से 3 प्रकार के बारे में हम लोग देख चुके थे, उनकी आंसर राइटिंग कैसे होती है। और केवल उसमें टाइप 2 और टाइप 3 के मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दिए थे, जो मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको दे दूंगा। उसके बाद रहता है अपना मेन सबसे इम्पोर्टेंट टाइप 4, जो अंतर स्पष्ट करने वाले क्वेश्चन हैं। उसमें मैं आपको 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 बना के दे रहा हूँ कि कैसे लिखे जाते हैं। इसके बाद बाकी आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी। तो इस वीडियो के समाप्ति पर आपका MPPSC मेंस का 3 मार्कर पूरा हो जाएगा। क्यों इसके 3 वीडियो बनाए, थोड़ा इम्पोर्टेंट इस बात को समझिएगा। क्योंकि होता क्या है, मुख्य परीक्षा में 3 मार्कर का जो क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन में कोई विकल्प नहीं होता है। मतलब या तो आपको लिखना है या छोड़ना है। 6 मार्कर और जो 15 मार्कर होता है, 6 मार्कर में अगर आपका क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको इंटरनल चॉइस होती है। वहाँ पर कोई छूट गया तो आप उसकी जगह दूसरा क्वेश्चन एडॉप्ट कर सकते हैं, वहाँ विकल्प होते हैं और थोड़ा बहुत अपन लिख भी सकते हैं। लेकिन 3 मार्कर में क्या होता है कि कोई विकल्प नहीं होता है। 15 होते हैं, 15 के 15 अटेम्प्ट करने हैं आपको। यहाँ से आपकी मेरिट काफ़ी हद तक डिसाइड होती है। आप 3 मार्कर कितना अच्छा लिख के आते हैं, उसमें कितना अच्छा स्कोर करते हैं, और 15 में से आपको कितने आते हैं। इसलिए 3 मार्कर पर मेहनत करेंगे तो आपकी स्कोरिंग मुख्य परीक्षा की बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो ये चौथा प्रकार का जो 3 मार्कर था उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। सबसे पहले टाइप 2 के प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप लोगों को बता देता हूँ। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। ये सन 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बहुत सीधा सा इसका उत्तर बनता है, आप जानते हैं, आपको लिखना है। मैंने आपको इस टाइप 2 की अच्छी खासी वीडियो में प्रैक्टिस करवाई है, तो आप उसको देखें, इसके बाद इसको लिखें ज़रूर, ताकि आप भी सीख सकें कि लिखना कैसे। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। इस क्वेश्चन को भी आप लिख के देखें, बहुत शॉर्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है या प्रावधान है। बहुत सीधा क्वेश्चन है, केवल अनुसूची लिख के आ जाओगे तब भी आपको इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप इसको लिख के देखें कैसा लिखा जाता है, जो मैंने आपको फॉर्मेट या जो पैटर्न बताया था उस पर। टाइप 3 के 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। टाइप 3 मैंने आपको बताया था, या तो वो आपसे परिभाषा पूछ सकता है, स्पष्ट करे, तात्पर्य वगैरह, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, स्पष्ट करे। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, तो ये आपको लिख के देखना है। दूसरा, शून्यकाल से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन है, ये भी आपको लिख के देखना है। और तीसरा, राज्यपाल शासन से क्या अभिप्राय होता है या क्या अभिप्राय है। ये 3 क्वेश्चन आप लिख के प्रैक्टिस करें, जैसा फॉर्मेट मैंने बताया, जो चीज़ें मैंने बोली थी, क्या लिखना क्या छोड़ना, उस तरीके से इसको प्रैक्टिस करके देखें। ये आपको मुख्य परीक्षा में बहुत मदद करेगी। टाइप 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखा जाता है। पहला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर स्पष्ट करें। 2014 क्वेश्चन। इस विशेष तौर पर एक बात ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को आप पैरेलल फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। एक तरफ मंत्रिपरिषद, एक तरफ मंत्रिमंडल, और एक समान चीज़ों की आमने सामने ही तुलना कर दो। इससे क्लियरली लिखा भी जा सकता है और इजीली समझाया भी जा सकता है। मैंने आपके इसमें थोड़ा सा फ़ॉन्ट बड़े रखे हैं इस बार, ताकि आपको दिखने में या इसको पढ़ने में कोई समस्या ना हो। तो देखिए, मंत्रिपरिषद के नीचे पहला पॉइंट क्या लिखा, इसमें सभी मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री के साथ साथ सचिव भी शामिल होते हैं। यही चीज़ का कंपेयर किया मंत्रिमंडल के साथ, तो इसमें केवल प्रमुख मंत्री ही शामिल होते हैं। ये पहला बेसिक अंतर। दूसरा, मंत्रिपरिषद में यह एक वृहद अवधारणा है, बड़ी अवधारणा, जबकि उधर मंत्रिमंडल में हम क्या लिख रहे हैं, यह एक संयमित अवधारणा है, क्योंकि इसमें सदस्य संख्या निर्धारित बहुत कम होती है, और जबकि मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या अधिक होती है, इसलिए इस प्रकार का अंतर लिखा गया। अब अगर इसमें बात करें तीसरा पॉइंट की, तो मंत्रिपरिषद में तीसरा पॉइंट, इसका गठन राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए किया जाता है। आर्टिकल 74 इस बारे में व्याख्या करता है। जबकि मंत्रिमंडल के बारे में कहा जाता है, इसका गठन सरकार के निर्णय को समेकित एवं त्वरित करने के लिए किया जाता है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे गृह मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री इसमें शामिल होते हैं। तो ये ज़रूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री पूरी मंत्रिपरिषद की बैठक करने के बजाय केवल मंत्रिमंडल की बैठक करके भी निर्णय ले सकता है। अगर हम बात करें ना, तो पूरे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द केवल एक ही जगह वर्णित है, वो भी राष्ट्रीय आपात की जब बात की गई 352 में, आर्टिकल 352 में, वहाँ किया गया है।
तो ये अंतर है। इसके बाद एक पॉइंट ज़रूर लिखे, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही एक अंग है, और नीचे एक चित्र बनाया है मैंने जिसमें मंत्रिपरिषद बड़ी अवधारणा और मंत्रिमंडल एक छोटी अवधारणा है, उसको स्पष्ट किया गया है। ये आपका पहला क्वेश्चन, अंतर स्पष्ट करे प्रकार का। अब अंतर स्पष्ट करे में जो दूसरा प्रश्न आता है वो प्रश्न था अपभू और उपभू ज्वार में अंतर स्पष्ट करें। सन 2016 का क्वेश्चन है, और अगर आपने इसको बहुत टू द पॉइंट लिखा तो पूरे 3 नंबर मिलते हैं। अपभू और उपभू ज्वार, अपभू मतलब अपोजिन और उपभू मतलब पेरिजिन। तो पहले पॉइंट में तो होता क्या है समझाया है, जैसे अपभू तरीका वही वापस है, उसमें लिखा अपभू चंद्रमा अपने परिभ्रमण के दौरान जब पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो इसे अपभू कहा जाता है। द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ मून ड्यूरिंग द रिवॉल्वेशन फ्रॉम द अर्थ, मतलब सबसे दूर अगर है तो वो अपोजीन है या अपभू है। सेम उपभू में क्या लिखा, चंद्रमा अपने परिभ्रमण के दौरान जब पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है तो उसे उपभू कहा जाता है, मतलब द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ ड्यूरिंग द रिवॉल्वेशन ऑफ मून, इसको पेरिजिन बोलते हैं। अब ये तो पोजीशन हुई है, द पोजीशन ऑफ मून विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, चंद्रमा की पृथ्वी के तुलना में स्थिति हुई, लेकिन ज्वार शब्द भी जोड़ा गया है कि ज्वार में अंतर लिखना है, तो दूसरे में अपने ने वही क्लियर किया है। तो दूसरा पॉइंट लिखा अपभू में इस स्थिति में दीर्घ ज्वार सामान्य से कमज़ोर और लघु ज्वार भी सामान्य से कमज़ोर होते हैं। अब आपको सोचिए, जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होगा तो लगने वाला आकर्षण बल भी तुलनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाएगा, तो आने वाले ज्वार भी तुलनात्मक रूप से कमज़ोर होंगे, इसलिए दीर्घ ज्वार भी सामान्य से कमज़ोर और लघु ज्वार भी सामान्य से कमज़ोर, जिसका चित्र उसके नीचे बनाया गया है। चित्र में आप देखिएगा कि पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी दिखाई गई है। इधर बात करें उपभू की, जब उपभू होता है मतलब आप खुद समझिए कि चंद्रमा पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर, तो लगने वाला आकर्षण बल भी सबसे ताकतवर होगा, इस वजह से ज्वार भी शक्तिशाली होंगे। तो इसमें यही पॉइंट लिखा, इस स्थिति में दीर्घ ज्वार सामान्य से अधिक शक्तिशाली और लघु ज्वार भी सामान्य से अधिक शक्तिशाली होते। मतलब नॉर्मल डेज में जो ज्वार आता है, टाइड आता है, वो टाइड जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं पेरिजी में, और थोड़े वीक्स होते हैं, कमज़ोर होते हैं एपोजीन्स में। और इसका एक डायग्राम नीचे बनाया गया है जिसमें जो मून है अर्थ के लगभग पास में दिखाए गए। तो ये अंतर आपको लिखकर ये डायग्राम आपको बनाना है, इससे आपको पूरे 3 अंक प्राप्त होंगे। तो ये जो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बताए हैं लिखने के तरीके से, इन 2 क्वेश्चन से अंतर स्पष्ट करने वाले क्वेश्चन का फॉर्मेट आप समझिएगा। इसमें दोनों चीज़ों को एक दूसरे के आमने सामने ही तुलनात्मक रूप से लिखें, ये रिप्रेजेंटेशन सबसे बढ़िया है, इसमें अंक भी बहुत अच्छे मिलते हैं, और दोनों में 3-3 बातें आसानी से लिखी जा सकती हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा, और इसके बाद 3 मार्कर का आपके सारे वीडियो कंप्लीट हो जाते हैं। तो आगे की वीडियो के लिए बने रहें, अध्ययनशाला के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आगे की वीडियो बनते रहें। धन्यवाद।